उद्देशिका पढ़ रही हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1939 में ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करती है। धन्यवाद। है चैट बॉक्स में कृपया डालें। बीच में कोई भी हमारे बहुत ही अच्छा रहेगा। यही उनका परिनिर्वाण स्थायी हुए थे, तो उनको हमारे तरफ से, हमारे सभी मंच, हमारे परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत आदरांजलि, श्रद्धांजलि। बहुत बहुत आदर। जैसा कि देव प्रताप जी ने जैसा कि इस कार्यक्रम का रूपरेखा बताया, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर सोनेलाल ऐसी हस्ती थे, एक ऐसे बोधिसत्व। साथियों, हमारे भारत में अभी तक आजाद भारत के बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल ही हैं, जो 1950 में जन्मे हैं। डॉक्टर अंबेडकर उनके पहले थे। दूसरे जो बोधिसत्व हैं, यानी उन्होंने 5 लाख साथियों के साथ धम्म शिक्षा ग्रहण की थी। इसके पहले बाबा साहब ही किए थे, दूसरे व्यक्ति यही है। इसके अलावा अभी तक मेरे जानकारी में नहीं है, अगर होंगे तो आप लोग शेयर करिएगा। ये बहुत ही हमारे शोषित समाज के लिए, हमारे वंचित समाज के लिए, हमारे कमेरा समाज के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्षशील रहे। इन्होंने अपना पूरा जीवन इसी के लिए कुर्बान कर दिया। साथियों, ऐसा नहीं है, बहुत ही संपन्न परिवार से थे, चाहते तो बहुत ज्यादा जो विलासितापूर्ण जीवन वो जी सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आपकी तरह ही वो गांव, ग्रामीण परिवेश में रहे, वहां पढ़ाई किए। बाद में उन्होंने साइंस की पढ़ाई की, बीएससी एमएससी की, आपका पीएचडी भी फिजिक्स में किया, डॉक्टरेट किया, इसलिए डॉक्टर भी उनके आगे नाम लगा। उसके अलावा एलएलबी भी वो किए हुए थे, और मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी उनको काफी अच्छी जानकारी थी। और लगभग 20 साल की उम्र में उन्होंने सेना में सेकेंड लेफ्टिनेंट, जहां से सेना में ऑफिसर रैंक की शुरुआत होती, उसमें भी उन्होंने अपनी सेवा दी। लेकिन उनसे ना रहा गया, समाज का दुख ना देखा गया, तो उन्होंने सेना की सर्विस छोड़कर समाज सेवा में कूद पड़े। और उन्होंने जो भी दिया है, उनकी विचारधारा जो है, उनकी जो विचारधारा थी समाज के लिए, विचारधारा की लड़ाई थी, कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी, विचारधारा की लड़ाई थी, वंचित समाज के अधिकार हक के लिए लड़ाई थी, मानवतावाद के लिए लड़ाई थी, बौद्धिकता के लिए लड़ाई थी, और वो लड़ाई आज भी चल रही है। साथियों, हम 1947 से पहले हम अंग्रेजों से, गोरे लोगों से हम लोग मुक्ति हुए हैं, लेकिन हम आज भी स्वतंत्र नहीं है। ये हमारे स्वतंत्रता की, हमारे आजादी की दूसरी लड़ाई है, जो हम मानसिक और धार्मिक रूप से गुलाम है। उस मानसिक और धार्मिक गुलामी से, यानी मनुवादियों की गुलामी से हमको आजाद होना है। ये दूसरी लड़ाई हमारी चल रही है, और ये अहम लड़ाई है। जब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे, तब तक चलती रहेगी। तब तक हमारा जो ओबीसी बोलते हैं, ओबीसी नहीं, बैकवर्ड क्लासेस, बीसी में ओबीसी, ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, अदर कन्वर्टेड, सभी लोग इसमें आते हैं। ऐसा नहीं है कि ओबीसी का मतलब केवल ओबीसी। ओबीसी मतलब गैर पिछड़ा, सवर्णों को छोड़कर जितने भी लोग हैं, सभी लोग बीसी या ओबीसी हैं। इस ओबीसी अधिकार मंच का यही है, ये किसी उसके लिए नहीं है, सभी के लिए है। और जैसा कि सब कुछ बता चुका, तो हम ऐसे महान हस्ती को, जिनका प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात,
महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जिनकी विचारधारा फली फूली फल फूल रही है, ऐसे बोधिसत्व को हम नमन करते हैं। अभी हमारे वक्ता लोग अभी आपके उनके हर पहलुओं के जो अनसुने पहलू हैं उनके साथ काम किए हुए लोग जो भी हमारे साथ में हैं वो शेयर करेंगे। और अपने इस प्रबुद्ध जीवन के समाप्ति के बाद उन्होंने अपने परिवार को पीछे छोड़ गए। परिवार में अभी आज के दिन में जहां तक मुझे जानकारी है उनकी जीवन संगनी माँ कृष्णा है और उनकी 2 बेटियां पल्लवी, डॉक्टर पल्लवी और अनुप्रिया पटेल है, इतना मैं जानता हूं। और हम ये बौद्धिक मंच है, बुद्ध की विचारधारा से जुड़े थे, समाज में बुद्ध के विचारधारा मौनाता के प्रचार प्रसार करते थे। हम सब लोग बुद्धत्व के लिए प्रचार प्रसार के लिए हैं, उससे जुड़े हैं, उसी मानवता के लिए। आप किसी भी धर्म को मानिए, हमारा उससे कोई प्रतिरोध नहीं है, लेकिन जिस धर्म ने हमको नीच शूद्र और अधशूद्र या हमको वंचित कहा, हमको परेशान किया, उसकी हम जड़ जरूर खोजेंगे। ये हमारा संकल्प है और यही हमारे अस्थाई सोनेलाल जी का था। साथियों, अब हम देव प्रताप जी से आग्रह करेंगे कि वो वक्ताओं को एक निर्धारित समय के अंदर अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करें। बहुत बहुत साधुवाद। सोनेलाल पटेल के साथ हम और हमारे पति प्रेमचंद विश्वकर्मा शुरू से रहे। हम लोग बसपा में थे, तभी से उनका पिछड़ों को और महिलाओं को बढ़ाने का जो एक विचार था उससे प्रभावित हुए। जब उन्होंने अपनी अलग होके बसपा से अपना अलग ग्रुप बनाने का, पार्टी बनाने का तय किए, तो हम दोनों लोग भी, हमारे पति प्रेमचंद विश्वकर्मा और हम दोनों उनके साथ लग गए थे। शुरुआती दौर में बड़ा कोई सुनने नहीं आता था। पिछड़ों में ये है कि अपने लोगों का उतना भाव नहीं देते, उतना उनको इज्जत नहीं देते जितनी मिलनी चाहिए। उनके विचार सुनने के लिए भी भीड़ नहीं होती थी। तो मीटिंग हम लोग रखते थे, यात्रा में साथ ही गए थे। वक्त तो वैसे भी वक्ता कम थे, महिला वक्ता बहुत ही कम रहते थे। तो कहेंगे आप भीड़ जुटाओ तो मैं आता हूँ। तो फिर हम लोग जाते थे। जब हम बोलने लगते थे तो लोग पहले देखने को आते थे कौन बोल रही है। फिर जब विचारों से कुछ सहमत होते थे तो भीड़ होती थी। तो डॉक्टर साहब पहुंचते थे, हमका डॉक्टर साहब लीजिए, आप बोलिए, इनका बताइए क्या करना है। फिर हम लोग अगले मीटिंग में चले जाते थे। बड़ा लंबा एक दिन में 10-10, 15-15 मीटिंग वो करते थे और कहते थे कि खाली पटेल नहीं, विश्वकर्मा नहीं, और भी जितने हैं, मौर्य है, प्रजापति, कुम्हार, कहार, चौरसिया देहात में कई पिछड़ी जातियां हैं जिनका जो बहुत बैकवर्ड है और उनका राजनीतिक चेतना एकदम नहीं है उनमें। तो उनकी समस्याएं भी सुनिए, उसका निदान क्या हो सकता है ये सोचिए, और उनको राजनीतिक दृष्टि से जागरूक करने के लिए क्या करना है। भारत में बहुत जातियां हैं जो राजनीति में एकदम नील थी। 25-30 साल से डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने ये अभियान शुरू किया कि इनके राजनीतिक चेतना जगावा जाए। प्रेमचंद विश्वकर्मा, हम गांव देहात, हम हमेशा शहर में पढ़े थे, हमें गांव के लोगों की समस्याएं पता नहीं थी। तो डॉक्टर साहब सोनेलाल पटेल, हमारे पति प्रेमचंद विश्वकर्मा, इनके सहयोग से हम गांव घूमे। हर जाति की पिछड़ों की समस्या क्या है, उसका क्या हल हो सकता है, राजनीति से कैसे ये सक्रिय होंगे कि फिर राजनीति से उनको कुछ लाभ मिले। कुछ ही जातियां लाभ लेती है और पिछड़े जातियों को, खासकर अति पिछड़ी कई जातियां हैं जिनको कोई लाभ नहीं मिलता। उसके लिए हम लोग गांव घूमे, छोटे छोटे कस्बों में घूमे, नोट करते थे डायरी में कि क्या क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या क्या इनका प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का हल कैसे होगा। तो उसी दौर में फिर डॉक्टर साहब का बढ़ने लगा प्रभाव भी, उनकी पार्टी भी बढ़ने लगी। और उन्होंने एक और काम किया था, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो करके ओबीसी लोगों की, कई तो स्कूल कॉलेज भी खोले थे। उन्होंने कई क्षेत्र में चाहते थे कि हर क्षेत्र में पिछड़े लोग आगे निकल आए। महिलाओं को भी वो बहुत तवज्जो देते थे। एक बार इलेक्शन में उनके साथी कई ठो दोस्त लोग और मर्द लोग जब भाग के उनसे धोखा किया, अब महिलाएं बड़ा जुटी थी उनके साथ, बहुत मेहनत करी। तो लखनऊ में उन्होंने रविंद्रालय में एक बहुत बड़ा महिला सम्मेलन किया कि महिलाओं को आगे आना चाहिए।
बहुत उस दिशा में भी वो बहुत प्रयत्नरत थे। उनके साथ काम करते करते हम लोगों ने कई चीजें सीखी। उसी में पिछड़ों का, खाली विश्वकर्मा लोगों का एक बार सम्मेलन किए थे शुरू में, और उनमें से कई जिलों, गोरखपुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, पडरौना, प्रतापगढ़, कई जिलों के विश्वकर्मा वहां आए थे। और उन्होंने एकदम डॉक्टर साहब के समर्थन में हाथ उठा के समर्थन दिया, बड़ा खुश हो रहे थे। उनके मृत्यु की खबर सुने तो सब लोग एकदम रो पड़े थे। खाली पिछड़े नहीं, अन्य लोग भी उनको बहुत मानते थे। 17 अक्टूबर को जो उनका ये हुआ, अचानक एक्सीडेंट में खत्म हो गए, वो सबके लिए एक शॉक था। और जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने पिछड़ों के विकास के लिए, उनके शिक्षा के लिए, राजनीतिक चेतना के लिए कई क्षेत्र में वो काम करते थे। तो उसी तरह से उनका परिवार भी इतने टाइम, 4 लड़कियां ही थी उनको, और उन्होंने कभी लड़का के लिए अफसोस नहीं किया। 4 लड़कियां थी, चारों को एकदम लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया। महिलाओं के लिए भी, पिछड़ों के लिए भी, शिक्षा के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरणा देते थे। हमारा इधर तबीयत कुछ ठीक नहीं था, नहीं तो हम तो बहुत यादें उनकी लिए हुए हैं, घंटों उनके बारे में बोल सकते हैं। पर शरीर और मन दोनों इस वक्त हमारा बहुत स्वस्थ नहीं है, परंतु उनका याद आता है तो एकदम जैसे गला भर आता है। सोचते हैं कि ऐसा आदमी था, परंतु जो समाज से उन्हें मिलना चाहिए था, सम्मान, इज्जत, वो उनके जीते जी मिली नहीं। कम से कम लोग अब तो उनको पहचाने, उनका जो काम था उस काम को पहचाने, उनको, उनके स्मृति को नमन करते हुए, उनका ये आज का जो पुण्यतिथि है उसमें बहुत लोग उनको, यहाँ हर जिले में उत्तर प्रदेश के उनके यादों में मीटिंग हो रही है। हर बिरादरी के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। पिछड़ों के नहीं, अन्य लोग भी उनको मानते हैं कि वो बहुत ईमानदारी से उन्होंने समाज के जो उन्होंने काम किया उसका, तो सब जितने लोग हैं सब उनका मानते हैं, लोहा मानते हैं कि उन्होंने बहुत राजनीतिक चेतना के लिए, पिछड़ों की चेतना के लिए, उनको जागरूक करने के लिए किया है। उतना बहुत कम लोग किए हैं। फिर एक बार उनके स्मृति की नमन करके मैं आपसे विदा लेती हूँ। सोनेलाल, ऐसे यशकारी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के श्री चरणों में अपने पूजा के सादर पुष्प समर्पित करते हुए अपनी तरफ से, उपस्थित जन समूह की तरफ से हम बार बार यशकारी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के 12वें पुण्यतिथि पर जन समुदाय की तरफ से, अपनी तरफ से, आप लोगों की तरफ से उनके श्री चरणों में आज के अपने पूजा के सादर पुष्प समर्पित करते हुए सभी साथियों को की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, अभिनंदन। बातें तमाम हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के साथ में हमने अपने जीवन के लगभग 15 वर्ष बिताए। 4 नवंबर 1995 को जब पार्टी बनी तो हम लोग साथ थे, और साथ इतना प्रगाढ़ता था कि जब भी मिर्जापुर जिले में आते थे तो बगैर मेरे वे कहीं भी अपना कार्यक्रम, मिर्जापुर में जब भी कार्यक्रम देना होता था तो वे बिना मुझसे पूछे हुए कार्यक्रम नहीं देते थे, और बार बार अपने साथ रखने की उनके अंदर एक ललक सी थी जो है कि आइए और आपको हम इस अपना दल का लीडर बनाने के लिए जो है चाह रहे हैं। और अंदर से उन्होंने हर एक बिरादरी के उत्थान के लिए
चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे पटेल समाज हो, चाहे बघेल समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, हर एक समाज से उन्होंने प्रदेश प्रभारी बना करके जो है जिस तरह से उन्होंने गढ़ करके अपना दल को आगे बढ़ाने का काम किया, वैसा काम आज इस भारतवर्ष की धरती पर कोई भी राजनेता नहीं कर रहा है। साथियों, जो 2 जुलाई 1950 को बगुलिहाई ग्राम जिला कन्नौज में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जन्म हुआ था और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी अपना दल के सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष में एक चैंपियन राजनेता थे। पढ़े लिखे विद्वान, कई विषयों से पीएचडी किए हुए, उतना पढ़ा लिखा और उतना विद्वान नेता आज भारतवर्ष में आज भी उनके कैटेगरी का नहीं है। वे देश को वैज्ञानिक आधार पर चलाने का बीड़ा उठाते थे। अंधविश्वास पाखंड से दूर शोषित वंचित समाज के उत्थान के लिए वे हर समय संघर्षरत थे जो है। और वे चाहते थे कि यह जो वंचित समाज है, जो हमारा अपना दल समाज है, अ से अल्पसंख्यक, अ से पिछड़ा, ना से नाप तौल करने वाला बनिया समाज, द से दलित और ल से लालाकायत समाज भी राजनैतिक रूप से उपेक्षित है। तो जो उपेक्षित समाज है राजनैतिक रूप से, उस समाज को उठाने का उनका अंदर से एकदम दिल से वे काम करते थे। क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत ही विद्वान थे, वक्ता थे और उनका यह मानना था कि जो चल देता है वह मंजिल पा लेता है। हम लोगों से बराबर करते थे कि जो चल देता है वह मंजिल पा लेता है। आज नहीं तो कल आने वाला दिन अपना दल का होगा जो है। और हम लोगों को आज भी अभी पूरा विश्वास है कि आने वाला दिन अपना दल का दिन होगा जो है। जिस तरह से अपना दल में काम हो रहा है, ओबीसी समाज के उत्थान के लिए, दलित समाज के उत्थान के लिए जो चर्चाएं होती हैं, वह अन्य किसी दलों में आज भी उनके नेता नहीं बोलते। डॉक्टर साहब एक अदना से कार्यकर्ता के बुलाने पर भी उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ के साथ साथ चाहे देश के अन्य प्रदेशों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, ग्रहण किया और उन्होंने बताया कि ये हिंदू धर्म पाखंड है, बौद्ध धर्म भारत देश का मूल धर्म माना जाए और इस अंधविश्वास पाखंड से दूर हट करके हम लोग जो है सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक उत्थान यदि कर सकते हैं तो अपना दल के बैनर के तले कर सकते हैं। उनका रहना, खाना, पीना, सोना सब कुछ अपना दल में था। एक वाकया है, हम लोग मध्य प्रदेश में दौरा पर गए थे जो है, शाम को किसी होटल वालों ने भोजन नहीं दिया भीड़ को देख करके जो है। और चूंकि मध्य प्रदेश में होटल वगैरह कमजोर जंगली इलाका है, लोग थक गए जो है, तो भोर में जो है सड़क के किनारे भूसा की झाल थी, उस पर हम लोगों ने बिताया और डॉक्टर साहब भी उस भूसा की झाल पर 2 झाल एक साथ करके जो है आराम किए हम लोगों के साथ। वह दिन भूलता नहीं है। चुनार का पीपा पुल हम लोगों ने जो है जनता की आवाज पर, चुनार की सरजमी पर जो है एक बार पीपा पुल वालों से, सरकार से हम लोगों की मांग थी कि पीपा पुल का जो है किराया
या तो तुम कम करो, मनमानी मत करो जो है। छोटे मोटे कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में भी डॉक्टर साहब ने अपना पूरा बढ़ चढ़कर जो है साथ दिया और अंत में जो ठेकेदार था उसको घुटने टेकने पड़े। बड़े मजे की बात है, हमारे मिर्जापुर में नारायणपुर नामक स्थान पर माननीय ओम प्रकाश मंत्री जी लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति बनवाए थे, लगवाए थे और उसका अनावरण नहीं हो रहा था। हम लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे और डॉक्टर साहब ने लौहपुर सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति के ऊपर बोरा लपेटा गया था, तो डॉक्टर साहब से रहा नहीं गया और उन्होंने जो है तत्काल उस मूर्ति का अनावरण कर दिया जो है। इसमें प्रशासन के लोग, माननीय ओम प्रकाश मंत्री जी का क्षेत्र चुनाव पड़ता है, लेकिन मैं उनकी जाबाजी, उनके जो है अंदर के अपने समाज के, उर्मी समाज के लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति जो चेतना थी, जो उन्हें ऐसा लगा कि अपमान है लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र के चारों तरफ जो बोरा लपेटा गया है वो अपमान है। उस अपमान को उन्होंने तुरंत दूर किया और फूल माला बना करके जो है मूर्ति का उन्होंने अनावरण कर दिया। हालांकि उस पर FIR भी हुआ, लेकिन प्रशासन को झुकना पड़ा जो है और केस वापस लेना पड़ा। हम लोगों ने जो है काफी संघर्ष किया जो है। ऐसे संघर्षशील साथी, ऐसे जुझारू साथी, ऐसे यशकारी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के लिए हम बार बार उनके श्री चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। साथ ही साथ नेता हो तो ऐसा। उन्होंने 99 में PD टंडन पार्क इलाहाबाद में भी संघर्ष किया और मनुवादियों के चक्कर में मनुवादियों ने उनके कई जगह हाथ पैर मार कर तोड़ दिए और यही कहते थे कि ये कुर्मी काछी कोयरी खेती करने के लिए हैं कि राजभवन में जाकर के कानून बनाने का काम करेंगे, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। तो 23 अगस्त 1999 में PD टंडन पार्क इलाहाबाद में जो घिनौना कृत्य, हम लोग वहां पर थे, हमारे कितने साथियों का हाथ टूट गया, कितने साथियों का पैर टूट गया। उसमें डॉक्टर साहब, चुनाव चल रहा था, हॉस्पिटलाइज हुए जो है। इसलिए साथियों, उनका जीवन ही संघर्षशील रहा और वे जाति पाति पर विशेष बहुत ज्यादा जो है भरोसा नहीं करते थे। वे मानवता की बात करते थे, वे मानवता की पना नहीं था। वे यदि किसी कार्यक्रम में जाते थे, कहीं भोजन वगैरह की बात होती थी, तो ये नहीं था कि अलग किसी कमरे में बैठ करके भोजन करें जो है। हम लोगों के साथ ये कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो उन्होंने जो संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, उन्होंने जो संघर्ष किया जो है, आज उनके संघर्ष का प्रयास है और कुर्मी समाज में उनका इतिहास स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा जो है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक डॉक्टर सोनेलाल पटेल का नाम याद किया जाएगा और विशेष तौर से वंचित समाज के लिए, शोषित समाज के लिए, चाहे शीला विश्वकर्मा जी हैं, चाहे निरंजन राजभर रहे हों, चाहे शीला कठेरिया रही हों, चाहे गया प्रसाद यादव रहे, गंगा प्रसाद यादव जी रहे हों, चाहे कुशवाहा जी रहे हों, चाहे बघेल जी रहे हों, चाहे अतीक अहमद जी रहे हों, उन्होंने हर एक समाज में, उनका ये मानना था कि हर एक समाज में लीडरशिप पैदा होनी चाहिए। कोई भी समाज बगैर लीडर के जो है न रहे जो है। और लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, नेता हमारा कैसा होना चाहिए, हर एक समाज में नौजवानों में लीडरशिप होनी चाहिए। इसलिए जो है
वे बढ़ चढ़ करके नौजवानों के साथ में भी जो है कंधे से कंधा मिला करके नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित किया करते थे। जो है वे कुर्मी चेतना रथ लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में 1994-95 में जो है उसका परिणाम रहा कि आज उसी की देन रही। वे एक भी चुनाव नहीं जीत पाए थे साथियों, वे एक भी चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन आज पूरे देश में अपना दल का, अनुप्रिया पटेल का, कुर्मी समाज का नाम रोशन हो रहा है। यह डॉक्टर सोनेलाल पटेल की देन है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने केवल कुर्मी समाज के लिए ही काम नहीं किया, डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने सब समाज के उत्थान के लिए काम किया। वे जातिवार सम्मेलन प्रत्येक वर्ष किया करते थे। कुशवाहा सम्मेलन, विश्वकर्मा सम्मेलन, महिला सम्मेलन। अभी हमारी पूर्ववक्ता ममता मई शीला विश्वकर्मा जी उस समय हमारी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी। इन्होंने भी कहा कि रविंद्रालय में महिला सम्मेलन, करवी में महिला सम्मेलन, अयोध्या में महिला सम्मेलन, चित्रकूट में, बांदा में, हर जगह उन्होंने जो सम्मेलन किए, जो भीड़ उमड़ कर निकलती थी, इतिहास साक्षी है, गवाह है कि उतना भीड़ मिनिस्टर के आने पर भी नहीं हुआ करती थी। ट्रेन, रेल और यातायात में इतनी जाम चलती थी जिसकी कोई सीमा नहीं। वे कोई चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया। उन्होंने कुर्मी समाज को रियासत में जातिगत राजनीति में बदलने की कोशिश की। छोटे दल को बड़ा बनाने का उन्होंने हर समय प्रयास किया। उनके हर समय कार्यक्रम लगे रहते थे, चाहे बम्बई हो, चाहे बिहार हो, चाहे भोपाल हो, चाहे पटना हो। ऐसे हर जगह पर उन्होंने जितना दौड़ा किया जो है, उतना दौड़ा आज इस भारतवर्ष में कोई भी छोटे दल का राजनेता नहीं कर पा रहा है साथियों। इसलिए बातें तो बहुत हैं, समयाभाव का परिवेश है। 8:15 बज गए हैं जो है, क्योंकि वक्ता बहुत हैं। मैं दूसरे नंबर का वक्ता हूँ, अभी 6-7 साथियों को बोलना है। खूबसूरत और बड़ा अच्छा विषय था, और साथ ही एक ऐसे नेता पर चर्चा हुई कि जिन्होंने इस देश में शोषितों, पीड़ितों, उन्होंने जो एक शब्द और दिया था, कमेरा वर्ग। वाकई आप इनको आजीवक कहिए, अर्जक कहिए, कमेरा कहिए, सर्वहारा कहिए, बहुजन कहिए, ये सभी एक ही है, मूल निवासी कहिए, सभी का अर्थ एक ही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है, इस देश का निर्माण किया है, इस देश की नींव रखी है और इस देश को सजाया बनाया। परंतु शोषण भी हमेशा इन्हीं का हुआ है। कुछ ऐसे वायरस इस देश में आए या पैदा हुए जिन्होंने मिलकर हमेशा इन लोगों के किए किराए को नोचा है, खाया है, लूटा है, खसोटा है। दिक्कत ये रही कि हमारे ये अपने वाले मेहनती तो हैं, लेकिन साथ ही साथ इतने भोले भी हैं कि अपने किए किराए को पता नहीं कैसे उनको लुट जाने देते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, सदियों से हो रहा है, सालों से हो रहा है। फिर भी आप सभी साथी जुड़ते हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, समाज में जाते हैं, अपनी बातें करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका समाज को वाकई बहुत फायदा मिलेगा और लोग जागेंगे, जागृत होंगे। जैसे चंद्रा सर बता रहे थे कि पार्टियां चुनाव लड़ती हैं लेकिन संविधान का कोई जिक्र नहीं करते। क्यों जिक्र करेंगे सर वो? क्यों जिक्र करेंगे सर वो? अभी तक जितनी भी पार्टियां हमारे देश में इस समय स्थापित हैं, कुछ ही को छोड़कर बाकी सारे के सारे पार्टियां इस संविधान के विरुद्ध है। चाहे अब की सत्ता हो और चाहे इससे पहले कुछ समय के पहले की सत्ता हो, वो दिखती हमारी है लेकिन होती हमारे विरुद्ध। ये इतना छदम रूप रखते हैं कि गिरगिट भी इनके सामने शर्माए। हमारे सामने कहते कुछ है, मिलता कुछ है नहीं। तो 70 साल की आजादी के बाद हमारे बाद आजाद हुआ चीन,
दुनिया के पटल पर अपने परचम लहरा रहा है, सबको अपने शक्ति का सामर्थ्य का एहसास करा रहा है, तो ऐसा क्या हुआ ये देश जो इतना साधन संपन्न है, जहाँ पर इतना कमेरा वर्ग है, जहाँ पर इतने लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, फिर भी हम पीछे क्यों है, पीछे क्यों? उसका सिर्फ यही कारण है कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था उस संविधान के अनुसार कभी भी यहाँ की सरकारों ने कार्य किया ही नहीं। और यहाँ का जो मूल निवासी है, यहाँ का जो मेहनती वर्ग है, जो इस देश के निर्माण में, इस देश के बनाने में, इस देश को उत्थान में जो कार्य करता है, हमेशा उसको नीचे की दृष्टि से देखा गया और उसको जो कुछ मिलना चाहिए था उसका अंश मात्र ही मिल पाया है। अब धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने हकों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और लड़ने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। परंतु आप याद रखिएगा कि जब आप ऐसा करेंगे आपके सामने और नई अड़चने ये लोग डाल देंगे। इसका एक सीधा सा प्रमाण आपके सामने निजीकरण है। निजीकरण के बाद आप क्या कर लेंगे? क्योंकि सरकारी संस्थाएं आपके लिए बंद हो जाएंगी, सरकारी संस्थाएं आपके लिए खत्म हो जाएंगी। जहां आप पढ़ लिख करके इस देश के संसाधनों पर जो सबके थे उसमें अपना हक मांग रहे थे, वो तो आपके लिए बंद हो ही जाएंगी। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि आप निजीकरण कीजिए। तो फिर भी अगर इस देश में निजीकरण किया जा रहा है तो आप समझ लीजिए संविधान के कितने विरुद्ध जा रही है सत्ताएं। और इन सत्ताओं के विरुद्ध केवल और केवल जनमत के द्वारा ये निपटा जा सकता है। और जनमत तब उत्पन्न होगा जब हम आपस में यहाँ चर्चा करके इस चर्चा को वास्तविक जन के पास लेके जाएंगे। अपने बच्चों से चर्चा करेंगे, अपने परिवार से चर्चा करेंगे, अपने लोगों से चर्चा करेंगे, हम जिनके पास रहते हैं उनसे चर्चा करेंगे। जिस स्थल पर हम कार्य करते हैं वहां पर तर्क सहित इसकी चर्चा करेंगे, तब बात बन पाएगी। ऐसे ऐसे प्रपंच रचे जाते हैं। अभी आप ये किसान आंदोलन देख लीजिए, सत्ता 2 बार, इस किसान आंदोलन के बाद सत्ता इस प्रकार सत्ते में है, लेकिन 2 घटनाएं कुछ ऐसी घटी जब सत्ता को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। पहली घटना तब जब कुछ किसानों को बरगलाकर, फुसलाकर, बहलाकर, बहकाकर लाल किले की तरफ ले जाया गया था। और दूसरी बार जब सत्ता सबसे ज्यादा खुश हुई वो ये 2-4 दिन पहले की घटना है, जब एक व्यक्ति को एक मूर्ख धार्मिक ने पूरी तरह से मार दिया। तो सत्ताएं ऐसे प्रपंच आपके सामने पहले भी रखती आई है, आगे भी रखती रहेगी। क्योंकि सत्ता नहीं चाहती कि यहाँ का जो वास्तविक मनुष्य है, जो वास्तविक मेहनत कश है, कमेरा वर्ग है, वो इस देश की सत्ता में अपना वास्तविक हक पास के, इस देश के संसाधनों में अपना सच्चा हक पास के। मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने जो इस देश के कमेरे वर्ग के लिए दल बनाया था, उनकी एक बहन है अनुप्रिया पटेल। मैं कई बार उनके भाषण लोकसभा में, राज्यसभा में जब वो देती हैं तो मैं सुनता हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है, बेशक वो सत्ता के साथ है, लेकिन सत्ता के साथ रहते हुए भी हमारे मुद्दों को किस प्रकार से उठाते हैं, ये काबिल गौर है, काबिल तारीफ है। अभी हमारा एक इरादा है कि हम दिल्ली में आदरणीय संतराम बीए के ऊपर एक सम्मेलन करें बुद्धिजीवियों का, जो साहित्य से जुड़े हुए हैं और जो इतिहास से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लेकर। और अनुप्रिया पटेल बहन से बातचीत चल रही है, जसपाल जी खींवा सर उनके संपर्क में हैं। जैसे ही उनकी तिथि मिलेगी हम वो सम्मेलन दिल्ली में किसी न किसी अच्छे स्थल पे करेंगे और वहां कम से कम 100-200 ऐसे साहित्यकार और इतिहासकारों को जोड़ेंगे तो जरूर इतने महान व्यक्तियों के ऊपर अपने विचार प्रकट करेंगे। और हम अपने जो महान विचारक हैं, जो महान लेखक हैं, महान साहित्यकार हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसमें भी सच्चाई है कि जब तक हम अपने महापुरुषों के जीवन से सीख लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे तब तक भी हमारा कल्याण होना मुश्किल है। और ये प्लेटफॉर्म जो आप सबने मिलकर दिया है, देव प्रताप जी ने, विनोद कुमार जी ने, जो अन्य और साथी हैं उन्होंने मिलकर, ये वाकई में एक ऐसा प्रयास शुरू किया गया है जो वाकई इस समाज में बहुत बड़ा संदेश लेके जाएगा। और मैं खुश हूँ आप सबसे जुड़ के। कहाँ मैं हरियाणा में बैठा हूँ, कहाँ आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, लेकिन हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। और मैं जान पा रहा हूँ, मैं तो बहुत सारे नेताओं को आपके साथ लेके जाना है। सोनेलाल पटेल जी के बारे में आज मुझसे जब चर्चा हुई सुबह देव प्रताप जी की, मैं वाकई में आपके सामने क्षमा चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ कि मुझे सोनेलाल पटेल जी के बारे में नहीं पता था। फिर मैंने उनको सर्च किया, नेट पे देखा और अब आपसे उनके बारे में सुना तो मैं गदगद हूँ कि हमारे ऐसे नेता हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा मायूस भी हूँ कि मुझे इनके बारे में बहुत पहले पता होना चाहिए था।
और ये जो प्लेटफॉर्म है ये वाकई इस समाज को नई दिशा देगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपने मुझे समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत हमारे थोड़ा सा माइक सर नजदीक कर लीजिएगा डॉक्टर साहब। हाँ, सुबह से बहुत बोला तो अब मतलब ये है कि ज्यादा तेज बोल नहीं पा रहा हूँ। सुबह से मतलब 4 मीटिंग हमने अटेंड की। हमारे यहाँ 31 अक्टूबर को भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन जागरूकता अभियान हर वर्ष हम लोग मनाते हैं और सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक 12 घंटे का हमारा कार्यक्रम रहता है। तो हम दिन भर आज उसी की मीटिंग पे व्यस्त रह गए। तो सबसे पहले हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से कि हम बहुत लेट जुड़ पाए, 9 बजे के करीब जुड़ पाए आपसे। सर्वप्रथम आज का जो कार्यक्रम था यश का डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के परिवार दिवस पर, तो ये मेरा सौभाग्य रहा। 9 अक्टूबर 1998 की तारीख मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पहली बार वो हमारी विंध्य की पावन धरा पर पधारे थे और मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनको खाना खिलाया। उसके बाद कार्यक्रम TRS कॉलेज रीवा में हुआ। उसके बाद वो हमेशा जब तक इस दुनिया को छोड़कर चले नहीं गए तब तक उनका आना जाना हमारे यहाँ लगा रहा। एक 3 चीजों का जो व्यक्तित्व था, 3 चीजें उनमें जो खास थी। पहली चीज तो वो पूरे देश के अंदर इकलौते ऐसे नेता हुए जिन्होंने नारी शक्ति को एक आयाम देने की कोशिश की, प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने सबसे पहले, चाहे उनकी पार्टी रही हो, उनका संगठन रहा हो या उनके कार्य करने की अलग शैली रही हो, उसमें नारियों को बहुत सम्मान दिया उन्होंने और मातृ शक्ति को राजनीति से सीधे जोड़ने का काम उनसे ज्यादा मैं न जुड़ा। मैं तो कांसीराम साहब के साथ भी जुड़ा रहा। 45-46 साल की उम्र में मैंने देखा इन सबको। तो मैंने जो कांसीराम साहब का जो विजन था, उस विजन में से थोड़ा सा आगे बढ़ के जो नारियों के प्रति जो राजनीति में सहभागिता, सत्ता में सहभागिता देने का जो मैटर था, वो माननीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी में ज्यादा। दूसरी चीज मैंने देखी उनकी टीम में, एक चीज की उनकी टीम में युवाओं की बहुत भरमार थी। उनके में मतलब उन्होंने युवाओं को नेतृत्व करने की जो क्षमता प्रदान की, वो शायद इस मध्य भारत में किसी भी राजनेता ने युवाओं को वो मंच देने का साहस नहीं किया। उन्होंने युवाओं की बहुत अच्छी कोशिश जो रहती थी उसको और आगे ले जाने का जो उनमें जज्बा था, वो शायद जो है नहीं है अभी भी किसी भी राजनेता में। कहने को ले तो युवा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोड नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप को युवा बताते हैं कि हम युवा हैं और युवाओं के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस समय जो है मैंने देखा, मैं तो खुद जुड़ा हुआ था, मेरी उम्र बहुत कम थी, मैंने देखा, बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से जो है उनको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कई बार मैं उनके साथ दौरों में भी रहा। हालांकि उसमें मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। तो मेरे परिवार के लोग अभी भी राजनीति में है और शुरू से करते आए रहे हैं, चाहे कांसीराम साहब के साथ रहो, सोनेलाल जी के साथ रहो, सब जी के साथ काम किया। सुखलाल कुशवाहा जी रहे हों, भीम सिंह पटेल जी रहे हों, ऐसे बहुत सारे राजनेता रहे। जंग बहादुर लोग थे, मान्यवर आपके मुलायम सिंह जी थे, लालू यादव जी थे, सबसे बड़े करीब को मैंने देखा। लेकिन युवाओं के लिए जो एक ललक थी मान्यवर सोनेलाल जी पे, वैसा मैंने नहीं देखा कि युवाओं को वो जो है आगे लाना चाहते। तीसरी चीज थी कि वो मेरा व्यक्तिगत मत है कि जो पिछड़ों का आंदोलन है, खासकर जो एक कॉन्सेप्ट बिहार में चला था, हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, पर मैंने देखा है, मैंने आर्य समाज को भी बहुत करीब से पढ़ा, उनकी जो साहित्य है उनको देखा, और वहाँ एक कर्पूरी ठाकुर का पिछड़ा और अति पिछड़ा का भी कॉन्सेप्ट हमने देखा। तो उस कॉन्सेप्ट, इन सब कॉन्सेप्टों को समाहित करके उन्होंने एक जो बीच की क्या कहेंगे उसको कि खाई थी पिछड़ा और अति पिछड़ा को, उसको भी दूर करके सभी को एक साथ पिछड़ा वर्ग मानने के लिए, सर्वमान्य करने के लिए कि ये सब पिछड़ा वर्ग ही है और पिछड़ा वर्ग की ही लड़ाई है। और उन्होंने कभी अति पिछड़ा इस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी मैहर की एक सभा में, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि कुछ लोगों ने वहां उनसे डिबेट की कि साहब पिछड़ा और अति पिछड़ा का मामला है, तो जो पिछड़े वर्ग में अगड़े लोग हैं, उन्होंने कोट करके 4-5 जातियों का नाम लिया था। वो स्पीच मुझे आज भी ध्यान है। उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज, यादव समाज, आपका साहू समाज और एक समाज का और किसी का नाम लिया था उन्होंने, लोधी समाज, और
ये समाज जो है पिछड़ों वर्गों में बहुत कुशवाहा समाज, तो इन 5 समाजों का उन्होंने कोड करके नाम लिया था कि ये पिछड़े वर्ग में आगे हैं और जो अन्य जो लोग हैं वो उतना भागीदार नहीं। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की कि जब अगर आप हमको बड़ा भाई मानते हो और हमको ये कहते हो कि हम आंदोलन के अगुआ हैं, तो जब हम जिसको आप बलशाली मान रहे हो और हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और अपने इस पूरे संपूर्ण पिछड़ा वर्ग के लिए हक अधिकार अभी नहीं दिलवा पा रहे हैं, आप लोग तो अपने आप को कमजोर ही मानते हो, तो आप लोग इस लड़ाई को कैसे लड़ोगे और कैसे जीतोगे। ये बात मेरे दिमाग में उस समय से आज तक है कि मैं कॉन्सेप्ट देखता आ रहा हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और मैं किसी को कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज भी लोग उस पर कहते हैं कि ये पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है, इस तरह के कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है समाज को गर्त में ले जाने वाला कॉन्सेप्ट है, समाज को उठाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो विचारधारा पैदा हुई थी, ये विचारधारा माननीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा थी। पार्टी उनकी कुछ भी हो सकती है, उनके आने वाली पीढ़ियां। इस अभियान में मैं श्रोता के रूप में आप सबसे जुड़ता हूँ, जानकारी लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस विषय में रुचि है और मुझे बहुत पीड़ा होती है कि सभी बहुजन और मूल निवासी और अर्जक और कमेरा समाज के लोग सदियों से पीड़ित रहे हैं। षड्यंत्र के माध्यम से उन्हें पिछड़ा बनाए रखा गया है और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर नहीं मुहैया कराए गए, जिससे मुझे पीड़ा होती है। तो उसका एक ही उपाय हमें सबको समझ में आ रहा है कि हमारा समाज बटा हुआ, किसी आधार पर किसी के साथ में भी भेदभाव शोषण की बात नहीं कही गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि 75 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी जो SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटीज को है, उनके हक और अधिकार संविधान में जिस तरह के प्रावधान किए गए उसके अनुसार नहीं मिल रहे हैं। तो सभी चिंतक लोग इससे चिंतित है और उपाय ढूंढ रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि हमें जानबूझकर बांटा गया है। तो जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर राजनीतिक चेतना नहीं आएगी, जब तक हम संविधान को नहीं जानेंगे, हमारे हक और अधिकारों को नहीं जानेंगे, जब तक हम हमारे वोट की ताकत को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने अधिकारों को हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के कार्यक्रमों को मुझे कुछ 15-20 दिन पहले से ये वाला मैसेज मुझे ग्रुप में मिलता था, तो मुझे भी इसमें रुचि, इस ग्रुप के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से रुचि थी। लेकिन पिछले कुछ संडे के कार्यक्रमों में मेरी व्यस्तता दूसरे वेबिनार में रहती थी, इसके लिए मैं इसे अटेंड नहीं कर पाता। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि इसमें संविधान की भी चर्चा होती है और हमारे जो महापुरुष है, हमारे महापुरुषों के इतिहास के बारे में हमारे लोगों को जानकारी, चूंकि जो मनवादी लोग हैं वो लोग तो नहीं देंगे और उन्होंने न तो शिक्षा के माध्यम से उनकी जानकारी दी, न तो सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से जानकारी दी। हालांकि वो अपने समाज के जो महापुरुष है उन्होंने कुछ नहीं भी किया है, तो भी उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए धार्मिक प्लेटफॉर्म से, सामाजिक प्लेटफॉर्म से और शिक्षा के माध्यम से वो उसमें कि जैसे हमें सुनने आया है कि कोई माफी वीर है, लेकिन उसे माफी वीर नहीं वीर बताया जाता है। तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं कि षड्यंत्र पूर्वक वे अपने महापुरुषों का महिमा मंडन करते और हमारे दिमाग में उनके प्रति अच्छी छवि बनाने का प्रयास करते हैं। और हमारे जो महापुरुष है जिन्होंने वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष किया है, कुर्बानियां दी है, उनको इतिहास से मिटाया जा रहा है और उनके जो कृतित्व और व्यक्तित्व को समाज के सामने नहीं रखा जाता है, क्योंकि अगर ऐसा रखना जाए तो हमारा समाज भी उनसे प्रेरित होगा और उनके कृतित्व व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर वैसा संघर्ष करने लगेगा और वैसा ही प्रतिभाशाली और जुझारू और कमेरा समाज तो हम है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है। हम वैसा बनेंगे तो समाज में हमारी हैसियत बढ़ेगी, ये वो नहीं देखना चाहते। तो इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप महापुरुषों को याद करते हो, हमारे अपने महापुरुषों को याद करते हो, उनका इतिहास बताते हो, उनका जो व्यक्तित्व कृतित्व को बताते हो।
तो इस अवसर पर मैं बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ माननीय सोनेलाल जी पटेल का। और मुझे पहली बार जानकारी मिली है कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, और इस वेबिनार के माध्यम से मुझे उनकी जानकारी मिली। मुझे वाकई बहुत गर्व हो रहा है कि ऐसे हमारे समाज के लोग थे, और उसको याद करने वाले हमारे आज के जो भाई लोग हैं, उनमें ऐसी एक मतलब इच्छा है कि हमारे जो इतिहास में ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनका कृतित्व और व्यक्तित्व का जो इतिहास है और उनके जो संघर्ष का इतिहास है, वो हमारे समाज के सामने रख करके हमारे अपने लोगों को प्रेरित किया जाए कि उनसे प्रेरणा लेकर के हम कैसे संगठित हो सके, हमारे समाज को कैसे जागरूक किया जा सके। माननीय चंद्रा सर ने भी बहुत अच्छी बात रखी, और इसीलिए मैंने प्रश्न किया। वो बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे कि संविधान में हर समस्या का समाधान है, तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, और इसके लिए हमारे बहुत सारे जो विद्वान साथी है, कुछ माननीय जजेस भी है, और सामाजिक संगठनों की बहुत विद्वान हमारे साथी है, उन लोगों ने बहुत प्रयास किया। इवन राजनीतिक स्तर पर भी प्रयास हुआ, लेकिन चाहे ये सरकार हो या वो सरकार हो, वो हमारी मांग को नहीं मान रही है। आज ही एक दूसरे कार्यक्रम में माननीय जस्टिस ईश्वरैया जी ने कहा कि सरकार ने हलफनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, इसको हम नहीं करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि कोई तकनीकी प्रॉब्लम नहीं, ये बहाना है। SC/ST की, माइनॉरिटीज की जनगणना हो रही है, महिलाओं पुरुषों की जनगणना हो रही है, कितने विकलांग है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये है वो है, सब हो रही है। केवल OBC की जनगणना इसलिए नहीं करना चाहते कि जो बहुसंख्यक समाज है, जो इतना बड़ा समाज है, उसके बारे में अगर सच्चाई समाज के सामने आ जाएगी तो पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा। भाई हमें अगर हक और अधिकार मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हमारा संविधान तो यही कहता है ना, हमारा लोकतंत्र तो यही कहता है ना कि उस जनता के हाथ में सत्ता होना चाहिए जिसको वोट देने का अधिकार है, जिसकी संख्या भारी है तो उसको भागीदारी क्यों नहीं दोगे? ये चीज है। तो मैं माननीय चंद्रा सर से यही निवेदन कर रहा था कि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जनगणना नहीं हो रही है, तो अब संविधान में हमारे पास क्या उपाय है जिसके माध्यम से हम हमारा ये एक काम करवा सके? बाकी तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं और बहुत अच्छा मार्गदर्शन आप देते ही रहते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले तो कोई भी साथी माननीय चंद्रा सर तो बता ही सकते हैं जी। धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया जी। तो सबसे पहले तो मैं पटेल सर उनसे अनुमति का जो जनगणना है उसके खिलाफ वर्तमान में जो शासनकर्ता जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो मुखिया है संसद में, जिनको नरेंद्र मोदी नाम से जाना जाता है ना, उनकी जो कहते हैं, उनकी जो जिसे कहते हैं ना कि भारत के संविधान में जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो पावरफुल नहीं है, मगर मीडिया के द्वारा और हमारे देश की जनता को यह बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ही पावरफुल होता है। प्राइम मिनिस्टर पावरफुल नहीं होता है, पावरफुल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वो प्राइम मिनिस्टर है। सारे जो जितने भी मंत्री हैं मंत्री परिषद के, उनका वो अग्रणी होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है, मगर वो अकेला सब कुछ नहीं होता है। अब मेरा यहाँ कहना यह है कि जो मंत्री परिषद है उसमें अभी अभी रिसेंटली ओबीसी के लोगों को मंत्री बनाया गया है। तो जब वहां मंत्री मंडल की ओर से जब ये बात मतलब सहमति बनी कि हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसको न करने के लिए हम वहां पर अपनी बात को रखेंगे, और उन्होंने रख दिया। तो जिनको मंत्री बनाया गया है अभी रिसेंटली, उन्होंने उस मंत्री परिषद की जो सहमति बनी उसमें क्या उन्होंने अगेंस्ट में वोट डाला?
अगर अगेंस्ट में वोट डाला होता तो ऐसा प्रस्ताव वहां से पास ही नहीं होता, है ना। तो यहां पे ये समझने की जरूरत है कि जिनको अभी रिसेंटली मंत्री बनाया है उन्होंने अंदर क्या किया है और बाहर आके वो क्या कह रहे हैं, सदन में क्या कह रहे हैं और सदन के बाहर आके क्या कह रहे हैं। और जब मंत्री परिषद की जो वोटिंग हो रही है तो उसमें वो वोटिंग जब वोट होता है ना, तो ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को 10 वोट कास्ट करने होते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मंत्री परिषद है, हर एक मंत्री को एक ही वोट कास्ट करना होता है ना। तो कम से कम अगेंस्ट में कितने वोट आए वो अगर कहीं से आंकड़ा मिल जाए तो ये साबित हो जाएगा कि जो ओबीसी के जिनको नेता बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है, क्या वो सच में ओबीसी के साथ खड़े हैं या उस पॉलिटिकल पार्टी की साथ खड़े हैं जो सत्ता का संचालन कर रही है वर्तमान में, है ना। दूसरा ये है कि SC ST OBC के अगर सारे लोगों को मिला दिया जाए पार्लियामेंट में, 300 से ऊपर सांसद हैं, है ना। और जब हम OBC कहते हैं तो फिर हम SC ST से अलग हो जाते हैं। जब हम पिछड़ा कहते हैं तो हम SC ST OBC ये तीनों हो जाते हैं। तो कभी भी SC ST के लोग अपनी अलग लड़ाई लड़ते हैं, SC के लिए अलग लड़ते हैं, ST के लोग अलग लड़ते हैं, OBC के लोग अलग लड़ते हैं। और यही वो चाहते हैं कि आप अलग अलग अपनी लड़ाइयों को लड़ें। और उसमें भी बहुत सारे जातियों के आधार पर संगठन बनते हैं, वो जातियों की लड़ाइयां लड़ते हैं। जबकि भारत का संविधान क्लियर कट कह रहा है कि बैकवर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कह रहा है। तो बैकवर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उनके तो सांसद 300 से ऊपर हैं, तो संसद में भी उसके खिलाफ नहीं आ सकती बात। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसमें अगर संख्या कम भी है तो फिर वहां से भी तो कुछ तो विरोध का स्वर आना चाहिए। अगर संसद से भी विरोध का स्वर आता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी विरोध का स्वर आता, तो क्या वो अपनी बात न्यायालय में रखते इस तरह से जैसे उन्होंने रखी है। और हम भारत के लोगों की ये बात समझ अलग ही रहे, कभी एक हुए ही नहीं। जब एक नहीं हुए तो फिर आवाज कमजोर होती जाएगी। अब उन्होंने एक काम और कर लिया, जो 16(4) का ए जो बनाया वो सिर्फ SC ST के लिए बना दिया। SC ST क्लियर कट लिख दिया। पहले बैकवर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया लिख रहे थे, अब SC ST ही लिख दिया, तो OBC को बाहर ही कर दिया। पहला जो संशोधन हुआ है डॉक्टर अंबेडकर की डेथ के बाद, उसमें बाहर ही कर दिया, है ना। नौकरियों का प्रमोशन में OBC को बाहर कर दिया। फिर दूसरा एक और संशोधन हुआ 16(4)B, जो बैकलॉग कोटा है वो भी SC ST के लिए कर दिया। तो जब ये अलग हो रहा था तब हम जागृत नहीं थे, जिनको हम अपने जनप्रतिनिधि कहते हैं वो जागृत नहीं थे, जो हमारा नेतृत्व कर रहे थे वो भी जागृत नहीं थे, है ना। तो अब एक ही तरीका हो सकता है कि या तो जो बैकवर्ड क्लास के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो आवाज को बुलंद करें, या फिर दूसरा तरीका यह है कि जनता इस आवाज को बुलंद करे और फिर वो जो वहां पे हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको लगे कि अब जमीन हमारे नीचे से खसक रही है, तो फिर वो भी आवाज बुलंद करें। जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो जीत करके जाते हैं, जिनको हम जिताते हैं बैकवर्ड क्लासेस के, वो हमको लगता है कि वो बैकवर्ड क्लासेस का नेतृत्व करेंगे। वो करते बढ़ते नहीं है, करते होते तो रिजल्ट आपके सामने होता। और सभी आज की चर्चा से जुड़े हुए सम्मानित साथियों, जैसा कि विदित है, सभी हमारे वक्तागणों ने मान्यवर सोनेलाल पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम रखा और उन्होंने संबोधन किया, अपनी बात को रखा।
तो यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि मान्यवर बोधिसत्व सोनेलाल पटेल जी, जिनको कमेरा समाज, जिन्होंने कमेरा समाज का नाम दिया, तो बहुत से हमारे बुद्धिजीवी चिंतकों को भ्रम हो जाता है कि मान्यवर साहब ने कमेरा समाज की बात की, मतलब कुर्मी, उससे कुर्मी समाज से जोड़ते हैं। तो ये बात आप सभी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे पाखंड के विनाशक महामना राम स्वरूप वर्मा जी ने तब समय अर्जक समाज का नाम दिया, जो अर्ज करता है, मतलब जो खुद कमाता है, खुद अर्जित करता है धन मेहनत से, उसको अर्जक समाज का नाम दिया। और महामना सोनेलाल पटेल जी ने जो कमेरा समाज का नाम दिया, तो कमेरा का मतलब होता है कष्ट करने वाला, मेहनत करने वाला। जैसा कि सुरेशचंद्रा सर संविधान जो लाइव पाठशाला चलाते हैं उन्होंने बताया था कि श्रमजीवी समाज जो मेहनत करता है, वो चाहे हमारे समाज का व्यक्ति 5 पैर से मेहनत करता हो, मानसिक श्रम करता हो, जैसे कि हमारे बॉस राजीव पटेल दादा ने भी एक दिन बताया था कि जीवी समाज में केवल शारीरिक श्रम ही नहीं आता है, जो मानसिक श्रम भी करता है देश और समाज के नव निर्माण के लिए, वह कमेरा समाज है। अब यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कि भाई मानसिक श्रम तो अन्य लोग भी करते हैं, तो क्या वो भी कमेरा समाज में आएंगे? तो यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि सभी महापुरुषों ने कहा है कि जो देश का नागरिक सामाजिक न्याय और समता की बात करेगा, संविधानवादी विचारधारा अपनाएगा और देश तथा समाज के नव निर्माण में देश और समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए बुद्धि और विवेक का प्रयोग करेगा, मतलब मानसिक श्रम का प्रयोग करेगा, वही कमेरा समाज। तो आशा करता हूँ आप सभी बुद्धिजीवियों को यह बात क्लियर हो गई होगी कि कमेरा का मतलब होता है जो खुद कमाता है, खुद काम करता है, मेहनत करता है, चाहे उसको आप मूल निवासी समाज कह ले, चाहे उसको बहुजन समाज कह ले, चाहे जीवी समाज कह ले, चाहे अर्जक समाज कह ले या कमेरा, उसका मतलब एक ही है। ये समझ लीजिए, ये पर्यायवाची शब्द। तो अब आते हैं दूसरे पहचान पर कि आज जिस महापुरुष की परिनिर्वाण दिवस है, वो ऐसा महापुरुष जिसने पूरे जीवी समाज, कर्मजीवी समाज में राजनीतिक चेतना पैदा की। आज के दिन ऐसे महान व्यक्तित्व का परिनिर्वाण हो गया था, उनको मैं नमन और वंदन करता हूँ। हमारे समाज के, जीवी समाज के ऐसे महानायक ने किसानों के लिए बहुत संघर्ष किया, क्योंकि वह कन्नौज के उस समय रहने वाले थे। और आप सभी लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हमारे सीतापुर में भी हम लोग जो आलू की खेती करते हैं, तो आलू का बीज जो है वो कन्नौज से आज भी वास्तव में ट्रालियों से, कन्नौज से। तो उस समय जो है कि ये आलू की बेल्ट हुआ करती थी कन्नौज क्षेत्र, तो वहां पर आलू के भंडारण, मतलब रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मान्यवर सोनेलाल पटेल जी ने सबसे पहले अपने जनपद के लोगों की आवाज को सुना और कन्नौज जनपद में इसके लिए आंदोलन चला, जन जागरण चलवाया, जिससे वहां कोल्ड स्टोर बने और वहां के किसानों को जो मुख्य फसल होती थी आलू, जिससे उनके परिवार की, उनकी आजीविका चलती थी मोस्टली, उसके भंडारण का प्राविधान करवाया और बहुत से कोल्ड स्टोर वहां खोले गए। इसके अलावा मान्यवर सोनेलाल पटेल जी ने अन्य बहुत से कमेरा समाज, मतलब किसान मान लीजिए या कर्मजीवी समाज के लिए काम किया, जिसको शब्दों के रूप में बयान करना संभव नहीं है, लेकिन उनको छोटी बातों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस देश के जो किसान समाज है, मजदूर समाज है, श्रमजीवी समाज है, या यूं कहें किसान और मजदूर इस देश की आत्मा है, इस देश के विकास की धुरी है, उनमें उन्होंने स्वाभिमान जगाने का, उन्होंने उनमें सम्मान पाने की ललक जगाने का काम किया
और देश की उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के सामने ऐसा दृष्टिकोण देने का काम किया कि अगर इस कर्मजीवी किसान और मजदूर समाज को भागीदारी नहीं दी जाती है और कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाता है तो इस देश का और समाज का कभी ध्यान नहीं हो सकता। तो ऐसे महानायक को मैं कोटिशः नमन और वंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। सभी वक्ताओं ने चूंकि विचार दिया ही है। और एक चीज यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ जिसको आप सब लोग अन्यथा मत लीजिएगा, चूंकि खुली चर्चा है और आप लोग यदि क्वेश्चन जब करोगे तो मैं रिप्लाई देने के लिए मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ। हमारे समता मूलक समाज के सभी महापुरुषों ने कहा था, छत्रपति साहू जी महाराज जो आरक्षण के जन्मदाता और समता मूलक समाज के संस्थापक रहे हैं, 1902 में कोल्हापुर स्टेट में जब उन्होंने आरक्षण को जन्म दिया था और हमारे मुस्लिम समाज के लिए भी मुस्लिम शिक्षा का अलग से प्रावधान किया था तथा पंक्ति और पाखंडियों के लिए कोल्हापुर स्टेट के राजकोट से खूटी चवन्नी भी कह दिया था, इन पापियों को दान में नहीं दिया जाएगा, केवल विकास के कार्य में लगेगा। इसके बाद जब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिभा को जाना तो कोल्हापुर स्टेट में बाबा साहब को एक बार सम्मेलन में छत्रपति साहू जी महाराज ने बिठाया था जो कि कुर्मी समाज से थे। यहाँ पर मैं जाति इसलिए इंगित कर रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज के लोगों में बड़ा भ्रम है, अभी उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। छत्रपति साहू जी महाराज जो कमेरा कुर्मी समाज से थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिभा को उन्होंने पहचाना। तब उन्होंने कोल्हापुर स्टेट की भारी जनसभा में लाखों की सभा दी, कहा कि ऐ मेरे समता मूलक समाज के लोगों, मेरा ये अम्बेडकर, मेरा ये अम्बेडकर, शब्दों पर गौर करिएगा, मेरा ये अम्बेडकर आप लोगों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने बाबा या यूं कहने बाबा साहब को भी आदर्श मानते थे और तथागत बुद्ध जी के मानव धर्म से वो शुरुआत से परिचित थे। इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग करके तथागत बुद्ध जी के मानव धर्म को स्वीकार किया था, इसीलिए बोधिसत्व कहलाए। हमारे सभी महापुरुषों ने यही कहा कि जब हमारे समाज के लोगों में जो विचारधारा के उनके पास सत्ता होगी तभी आप व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा व्यवस्था परिवर्तन की संकल्पना बेकार है। आप लोग चिंतन करिएगा 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने क्यों बाबा साहब को समझाया था 1902 में कि ऐ अम्बेडकर, जब कभी आपको के सामने ऐसी चुनौतियां आएंगी तब कभी आप अपनी विचारधारा का से समझौता मत करना, लेकिन आपको इन विषमतावादी लोगों की व्यवस्था के साथ रहते हुए, शब्दों पर गौर करिएगा, उन विषमतावादी समाज के लोगों की व्यवस्था में और के साथ रहते हुए भी अपने समाज का हित सत्ता प्राप्त करिए, अपनी कलम की ताकत से करने का काम करिए। उसी बात को मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि जब हमारे समाज में सत्ता होगी, हमारे समाज की सत्ता होगी, तब हम ये काम कर पाएंगे। उसी बात को कमेरा समाज के नायक, पूरे जीवी समाज के नायक, जो कि मान्यवर कांशीराम साहब के अनन्य सहयोगी और मित्र रहे हैं, उन्हीं की विचारधारा पर थे। उन्होंने क्यों कहा कि जब सत्ता होगी तभी व्यवस्था परिवर्तन हो सकता। थोड़ा सारांश जोड़ूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। उसने 100 साल 95 साल हो गए बड़े धैर्य के साथ इस देश के श्रमजीवी समाज को भय, भाग्य, पाखंड, ढोंग, आडंबर, जातक कथाओं, हिंदू के नाम का इतना जहरीले इंजेक्शन लगा के सबकी नसों में ऐसा जहर भर दिया है कि आज भी कुछ जा रहा है लोगों। चंद वैचारिक जागरूक लोगों के अलावा अगर जो हमारे श्रमजीवी की समाज के लोगों से नाम ले लो कि भाई हिंदू शब्द क्या है तो गाली देंगे, अरे तुम तो यार धर्म विरोधी हो। तो यहाँ पर मैं आपसे कॉन्सेप्ट जोड़ना चाहता हूँ। आरएसएस से बड़े ही धैर्य का परिचय दिया और वो समाज को ऐसा गरगलाती गई, मतलब पूरे मूल निवासी समाज को भी जोड़ती गई, लेकिन उसका एजेंडा एक था, मछली की आंख बेंधने के समान उसका निशाने था
कि अपने गुरु घनश्याम गोवलकर के एजेंडे को लागू करना, मनुस्मृति की व्यवस्था को लागू करना, तो वर्तमान में 2014 से वही खुराफात तो चल रही है और समाज नहीं समझ रहा है। आज ये समझिए देश और समाज की क्या हालत है कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं प्रसंग जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे मूल निवासी समाज के जो भी नायक हैं, जो भी महापुरुष रहे हैं, उनकी विचारधारा पर चलते हुए, विचारधारा से समझौता न करते हुए, वर्तमान में जिस तरह से समाज और देश का निजाम है, अगर विचारधारा से बंधते हुए और वर्तमान निजाम के साथ अपने आप को प्रतिस्थापित करते हुए समाज की बात नहीं उठाई जाएगी तो आप समझ लीजिए कि समाज मिट जाएगा, कोई बचाने वाला। और मुझे खुशी है कि माननीय सोनेलाल पटेल साहब की विचारधारा को मात्र 9 विधायक और 2 सांसदों के दम पर सबसे कम उम्र की, अभी इस समय मात्र 41 साल की उम्र की हुई, उनकी विचारधारा उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल जी जीवित किए हुए हैं, जो सड़क से लेकर संसद तक सत्ता के साथ रहते हुए भी यहाँ शब्द गौर करिएगा, संसद से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर जीवी समाज के हर मुद्दे को मुखरता के साथ उन्होंने उठाने का काम किया है। चाहे नीट में आरक्षण का मामला था, चाहे नवोदय विद्यालय में ओबीसी का कोटा हो, चाहे प्रदेश की 68,70,000 का मामला हो, और चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के गठन की मांग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग हो, सभी मुद्दों पर उन्होंने मुखरता के साथ बात उठाई। अब हमारे समाज के चंद लोग कहेंगे कि क्या फायदा, फिर सत्ता के साथ गठबंधन तो किया है और समाज को तो बेच रही है। उन लोगों से मेरा ये प्रश्न है, केवल प्रश्न है, उत्तर अभी खुली। अगर अवतारवाद की संकल्पना से तालाब के बाहर खड़े होकर के अपनी आंखों से उसमें तालाब में तेल घुसेड़ करके सारी काई को पी ले, आप सारी गंदगी को पी ले, तालाब में जमी सारी काई को चाट ले आप, तब तो बहुत बढ़िया, मैं तारीफ करूंगा। आप करके दिखाइए, कोई लोग प्रैक्टिकल करके बताइए, मैं स्वागत करूंगा आपका। सत्ता के साथ रहते हुए समाज की आवाज उठाना और विपक्ष में रहकर चिल्लाना जमीन आसमान का अंतर होता है। वो भी तब जब इस देश में ऐसी आताताई व्यवस्था चल रही है जिसमें हमारे समाज के कोई भी नेता मैं बात वो कर रहा हूँ, एमके स्टालिन साहब जैसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं उन बहुजन समाज के नेताओं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने खूब मलाई चाटी जब सत्ता मिली, लेकिन इस समय सीबीआई, सीबीआईडी, सीबीसीआईडी, ईडी की डर से सहमे हैं कि ऐसा न हो फलानी फाइल पलट दी जाए जो चुनाव तो दूर रहे और मुझे जेल की हवा खानी पड़े। क्यों नहीं समाज के मुद्दों पर वो लोग आवाज उठा रहे। मैं आप सबसे प्रश्न कुछ कहना चाहता हूँ, जरा चिंतन करिए। मैं कोई न भक्त हूँ अनुप्रिया जी का और न मैं इनका कोई कार्यकर्ता हूँ, न अपना दल का हूँ पदाधिकारी, लेकिन वो चीज बताना चाहता हूँ कि किसी ने ये देखा है कहते हुए कि अनुप्रिया जी ने कभी भी महापुरुषों की जयंती या परिनिर्वाण दिवस पर नमन न किया। इस देश में सारे बहुजन समाज के जो नेता हैं, मैं उनके रिकॉर्ड को भी आप लोगों बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं कि उनको रिकॉर्ड को भी देख लीजिएगा। समता मूलक समाज के सभी महापुरुषों की जयंती और परिनिर्वाण दिवस पर वो नमन करती है। समाज के जो भी मुद्दे होते हैं उन पर संजीदगी के साथ बात उठाती है। अभी लखीमपुर खीरी जनपद में जो कांड हो गया था किसानों पर, उस आताताई व्यक्ति ने जो गाड़ी चला दी थी, इस नेता ने मुखरता के साथ बोला, बताइए विपक्ष के नेता ने, विपक्ष के नेताओं की तो मूल जिम्मेदारी है कि उनकी मूल जिम्मेदारी है कि जो सत्ता पक्ष के गलत काम हो उस पर आवाज उठाना, लेकिन सत्ता के साथ रहते हुए मात्र 2 सांसद 9 विधायक के दम पर भी उस घटना की न केवल कड़ी निंदा की, अपना दल की नेतृत्व करता अपना अनुप्रिया पटेल जी ने और उनके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल जी ने बल्कि दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। अगर जितनी छोटी पार्टी भारत की किसी भी बहुजन समाज की हो और जिसमें जिगरा हो, जिसने काम किया हो, सत्ता के साथ गठबंधन में रहते हुए, उसका उदाहरण आप लोग बता दीजिएगा, उसके मैं पैर धो के पीऊंगा। अंत में इस परिचर्चा में आप सभी बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूँ
कि हम आप सब चाहे जिस भी समाज में हो, मतलब जिस भी जाति या उपजाति में हो, हम आप सब वैचारिक लोग हमारे समाज का जो भी व्यक्ति अपने समाज के मुद्दों पर मुखरता के साथ आवाज उठाता है, इस विषम परिस्थिति में जब 99% मनुस्मृति का काल लागू करने का एजेंडा चल रहा है, तो हमको उसकी आलोचना या टांग खिंचाई नहीं करना चाहिए। यदि आप हम तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई करने का हमको आपको कोई अधिकार नहीं, अन्यथा लाख मूल निवासी ग्रुप बना लेना, मूल निवासी, गोल टकासी, जय भीम, जय सरदार का नारा लगाओ, कभी समाज का भला नहीं कर सकते। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर हम आप सब चूक गए इस वक्त, तो समाज और देश 2025 में आरएसएस के 100वें स्थापना दिवस पर, बुरा मत मानिएगा कोई बौद्धिक लोग, अंडी गले में और झाड़ू कमर में बांधने के लिए बिल्कुल यार अंडी खरीद के यहाँ रखे ले हो, और एक झाड़ू एडवांस सब परिवार में जितने सदस्य हो उनके लिए खरीद के घर में अभी रख लेना, क्योंकि हो सकता बाद में वो झाड़ू भी 10,000 या 1 लाख का खरीदना पड़े, और एक हाथी मटकी जो है गली में लटकाने के लिए वो भी आपको 4 संभव बेच कर खरीदनी पड़े। इसलिए संविधान के प्रचारक बनिए, महापुरुषों की विचारधारा को आत्मसात करिए, और जो खेल इन पापी लोगों द्वारा खेला जा रहा है इसके साथ दिमाग को समझिए। अंत में ऐसे महापुरुष माननीय सोनेलाल पटेल जी को नमन करते हुए हमारे इस चर्चा के संचालक देव प्रताप बॉस, विनोद बॉस, मेरे प्रथम मार्गदर्शक मोतियाबिंद हटाने की जो रहे हैं, मतलब प्रथम मार्गदर्शक जो मेरा 2018 में सबसे पहली बार मोतियाबिंद हटाए थे, फेसबुक के माध्यम से परिचित होकर के, आदरणीय राजीव पटेल दादा, आपको मैं कोटिशः नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। इस चर्चा में सभी वक्तागण जिन्होंने हमारे छोटे भाइयों ने वाले डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का अकस्मात एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय प्रेजेंटर देव कुमार जी को, उन्होंने हमको इस मीटिंग में जगह दिया, अपनी बात रखने का समय दिया। अखंड भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, महामना राम स्वरूप वर्मा जी और मेरा शोषित वंचित किसान एवं गरीब के हक के लिए आजीवन संघर्षरत रहने वाले डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी एवं उनमें राजनीतिक क्रांति पैदा करने वाले डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को नमन करते हुए अपने विचारों को मैं आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। देव कुमार सर, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, मेरा जो परिचय लिखा हुआ है वो थोड़ा सा भूल लिखा हुआ है। मेरा नाम सतीश वर्मा है, मैं जनपद गोंडा का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं गुवाहाटी में, उनके पिताजी का नाम श्री गोविंद पटेल जी जो कि एक किसान थे, माता जी का नाम श्रीमती रानी देवी पटेल था। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी 8 भाई बहन थे, उनमें से डॉक्टर साहब सबसे छोटे थे। डॉक्टर साहब की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उन्हीं के गांव से प्राइमरी पाठशाला से हुई थी। उसके बाद उन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो पढ़ाई है उन्होंने फर्रुखाबाद से किया था, और BSc MSc की पढ़ाई उन्होंने कानपुर से की। LLB की पढ़ाई उन्होंने DAV कॉलेज कानपुर से किया। देन आफ्टर उन्होंने PhD की पढ़ाई जो है कानपुर विश्वविद्यालय से किया। ये उनके कुछ शैक्षणिक जो भी जानकारी मुझे है मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। नौकरी उन्होंने जो है अपने शैक्षणिक जो भी है शिक्षा कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सेना में ज्वाइन किया, और चूंकि उनका जो है सामाजिक कार्य में ज्यादा लगाव होने के कारण उन्होंने नौकरी को छोड़ा और सन 1988 में काशीराम जी के संपर्क में आए और राजनीति में प्रवेश किया। तो आज हम लोग एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे महामानव की कहानी पे ये अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस नेता के बारे में जिनको लोग राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहते हैं। अब अपनी राजनीतिक आपने या हम सभी ने राजनीतिक चाणक्य तो बहुत सुना होगा। हर साल जो है चुनाव में पैदा होते हैं, कई सरकारें बनती हैं, तो राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है, लेकिन आज तक किसी को आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि वैज्ञानिक कहा गया है। तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल को जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनको राजनीतिक वैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े समाज सुधारक
विचारक और शिक्षाविद भी थे। हम उस नेता की कहानी के बारे में बात करेंगे जिनके घर पे मान्यवर काशीराम जी उनकी परीक्षा किया करते थे। और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भी हवाई यात्रा पे जाते थे तो डॉक्टर साहब को अपने साथ लेके जाते थे, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो हर एक क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छी समझ रखते थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो डॉक्टर साहब के बारे में उनकी कहानियां थी। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर साहब ने बहुत काम किया। वो शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। उनका मानना था कि जब तक समाज में शिक्षा नहीं आएगी, लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान खुलवाए, बहुत सारे शिक्षा केंद्र खुलवाए। कानपुर में उन्होंने एक बहुउद्देशीय कॉलेज की भी स्थापना करवाई, उसको खुलवाया। आजमगढ़ में उन्होंने बहुत सारे कॉलेज और स्कूल खुलवाए और अनेकों शैक्षणिक संस्थानों में उन्होंने अपना आर्थिक और शारीरिक जो है सहयोग किया। डॉक्टर साहब की काबिलियत और जो भी उनका वर्चस्व था उसके बारे में हमने बताया कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको अपनी हवाई यात्रा में ले जाते थे क्योंकि उनको सभी चीजों के बारे में अच्छी परख और जानकारी थी। डॉक्टर साहब जो है उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई तो उनका राजनीतिक आधार था किसान, पिछड़ा, दलित, वंचित समाज, कमेरा समाज के सामाजिक न्याय की विचारधारा पे उनका पार्टी का जो है विचारधारा था आधारित था। डॉक्टर साहब ने आजीवन जो है समाज की सेवा की और लोगों को, जो भी हमारे किसान हैं जो खेतों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो भी हमारे श्रमजीवी लोग हैं, जो भी अपना कमेरा समाज जिसको हम लोग कहते हैं, उनको सत्ता की सफलता ना मिली हो, लेकिन डॉक्टर साहब ने कुर्मी किसान कमेरों को घरों से निकालकर राजनीतिक सत्ता हथियाने का सपना जरूर दिखा दिया था। और डॉक्टर साहब की कुछ महत्वपूर्ण जो भी विचारें थी, जो भी मुद्दा था, उनको आज भी उनकी बेटी बहन अनुप्रिया पटेल जी सड़क से लेके संसद तक संघर्ष करती हैं। आज चूंकि 17 अक्टूबर को डॉक्टर साहब का हम लोग परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, आज ही के दिन डॉक्टर साहब के गांव में उनके नाम से बने सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का बहन अनुप्रिया पटेल जी ने उसका लोकार्पण किया। डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो शुरुआत से उसकी बात करते आते थे। एक तो जातीय जनगणना की और दूसरी जो किसान है या जो कृषि है उसको उद्योग का दर्जा मिले, ताकि किसान हमारे अपने फसल का, अपने उत्पाद का भाव खुद तय कर सके। और उसी मुद्दे को आज भी उनकी बेटी बहन अनुप्रिया पटेल लगातार संसद में बोलती आई हैं कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिले। तो यही कुछ चीजें हैं जो मुझे डॉक्टर साहब के बारे में पता थी, कुछ कहानियां जो भी मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देव प्रताप सिंह सर को धन्यवाद जय संविधान बोलूंगा कि सर आपने संविधान के अनुच्छेद 39 पर अपनी बात रखने का आपने मुझे अवसर दिया और जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी को मेरी ओर से धन्यवाद जय संविधान। सोनेलाल पटेल सर के बारे में जो थोड़ा बहुत हम बहुत छोटी उम्र के थे, हमारा उनसे संपर्क हुआ था कानपुर में और उनका नाम मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जानते होंगे। उनका नाम सोनीलाल पटेल नहीं था, उनका नाम था सोनीलाल कनौजिया। हो सकता है पुराने लोग जानते हों। तो जब वो बसपा के संपर्क में आए तो उनको ये सुझाव रखा गया कि आप पटेल सरनेम लिखिए, कनौजिया नाम से कुर्मी समाज जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा आपको, है ना। तो और पटेल नाम जो है भारत में स्थापित एक सरनेम है कुर्मी समाज का और वो जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से पूरे देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पटेल सरनेम जो है कुर्मियों का सरनेम है। अभी तक ऐसी स्थापित मान्यता है। तो
ऐसा करके उनको पटेल नाम उनको सुझाया गया और उन्होंने इसको स्वीकार किया। और उसी के तहत कुर्मी स्वाभिमान रथ ये प्रस्ताव किया गया कि इसको आप चलाएंगे तो कुर्मी समाज जो है वो जागृत होगा। और मकसद ये था कि कुर्मी को अलग से एक जागृत नहीं करना है, बहुजन समाज का एक हिस्सा है कुर्मी समाज। तो उस वक्त में क्या हो रहा था कि अलग अलग जातियों को जागृत किया जा रहा था, अलग अलग जातियों के एक एक लीडर विकसित करके ऐसा किया जा रहा था। तो मैं सोनेलाल पटेल सर को सबसे पहले उनके स्मृति दिन पर उनको सलूट करता हूं, और जो मेरी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के बीच में रखी। अभी मैं मुख्य विषय पर आ जाता हूं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39। सर मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी सर, कंटिन्यू, एकदम क्लियर आवाज आ रही है जी। तो और एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि लाइव संविधान पाठशाला इंडिया एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, उसको मैं नहीं चलाता हूं, उसको बहुत सारे लोग मिलके चलाते हैं। मैं भी उसमें वैसा ही एक पार्टिसिपेंट की भूमिका में, एक प्रतिभागी की भूमिका में रहता हूं जैसे और लोग रहते हैं, है ना। तो ये चीज मेरे को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि भारत में जनरली क्या है कि कोई न कोई संगठन को चलाते हैं, कोई न कोई प्लेटफॉर्म चलाते हैं। और भारत का संविधान ये कहता है कि व्यक्ति जब जब कोई भी मंच को चलाएंगे, कोई भी वेबिनार को यूज करेंगे, है ना, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करेगा, एक व्यक्ति, तो वो लोकतंत्र को नहीं समझ पाएगा। वो देर सवेर क्या होगा, तानाशाह बन ही जाएगा, कोई भी जवाब दे सकते हैं। इस तरह से प्रक्रिया को चलाया जाता है। और एक और सेशन होता है लास्ट का, उसमें होता है कि सामाजिक समस्याओं का संवैधानिक हल। आप किसी भी सामाजिक समस्या को उठा सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पर। कोशिश ये होनी चाहिए कि उस समस्या का हल भारत के संविधान से निकल के आना चाहिए। अगर अब संविधान के अतिरिक्त अगर हम हल बताने की कोशिश करेंगे तो इससे ये साबित हो जाएगा कि भारत का संविधान सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। परंतु हम देखते हैं कि 1.5-2 साल के अनुभव में ऐसी कोई समस्या नहीं है भारत में जिसका समाधान भारत के संविधान में ना हो। और मैं तो ये तक यहाँ तक कहता हूं, शायद अभी मैंने चैट बॉक्स पे लिखा भी था कि राजनीतिक जो चेतना है, ऐसा शब्द मेरे ख्याल से अधूरा है। संविधान की चेतना ही राजनीतिक चेतना है। उस समाधान को विकृत कर लेते हैं, है ना। तो अभी मैं अनुच्छेद 39 को चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। वो क्या कहता है, आज एक पोस्टर भी मैंने डाला था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने उस पोस्टर में ये लिखा था, आपको साथ शेयर करके फिर आगे बढ़ता हूं। भारत का संविधान के अनुसार भारत की समस्त राजनीतिक पार्टियों का 4 राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 है। और आज हम बात कर रहे हैं 39 की। क्या 26 जनवरी 1950 से आज तक भारत की एक भी राजनीतिक पार्टी ने इसे अपना चुनाव घोषणा पत्र बनाया? मुझे लगता है कि नहीं बनाया है। आपको लगता है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया है तो आप लोगों से मैं वो सुनना भी चाहूंगा। तो अब जो बात है हमारा अनुच्छेद 39 क्या है, ये जो भाग 4 है, भारत का संविधान ये कहता है कि जिनको हम चुनते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, MLA और MP के रूप में,
उनका काम है क्या? वो सदन में पहुंचते हैं, संसद में पहुंचते हैं, देश की विधानसभा में पहुंचते हैं, तो उनको ये करना होता है कि भारत के संविधान का ये जो भाग 4 है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके अनुसार ही उनको कानून बनाना है, लॉज बनाने हैं, जिसके आधार पर देश के समस्त नागरिकों का लोक कल्याण होगा। गारंटी लेता है भारत का संविधान। एक एक अनुच्छेद एक एक वर्ग की समस्या को हल करता है। तो इसमें जो अनुच्छेद 39 में पहला ही पॉइंट है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीवन के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार है। तो क्या है इसमें? इसका मतलब है कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है भारत का संविधान। और भारत के संविधान को लागू होने से पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, तो उसने सभी किस्म के जो है भेदभावों को मिटा दिया है। वो कह रहा है कि सभी को अपना जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन का उसको अधिकार देता है। और ये इसमें क्लियर कट लिखा है, आर्टिकल 37 पर हम चर्चा कर रहे, तो वो यही कह रहा है कि ये जो भाग 4 है, ये जो है ड्यूटी ऑफ द स्टेट है। जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनते हैं उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका जिता के भेज रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, निर्दलीय हो, जो भी हो, उन सबकी ड्यूटी है। वो सदन में कोई आवाज उठाते नहीं है। संविधान शब्द की तो जिक्र ही नहीं होता। बोल से कोई संविधान शब्द का जिक्र कर दे, हो भी सकता है। तो जो साधन है अपने जीवन यापन के, वो क्या है? इंसान को प्रॉपर जो है उसको फूड चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको, जो कि मिलते, एजुकेशन मिलनी चाहिए, काम मिलना चाहिए, और उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए तो हम उनको चुनते हैं। तो हम भारत के लोगों को मालूम नहीं है किस लिए चुनते हैं, बस चुनते हैं, हर 5 साल में एक बार चुनते हैं, पर ये नहीं मालूम किस लिए चुनते हैं। तो संविधान को पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि हम किस लिए चुनते हैं। दूसरा पॉइंट वो कह रहा है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे हम सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो सके। क्या कह रहे हैं कि भारत के जितने भी संसाधन हैं, है ना, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को क्या करना है, इस ढंग से मैनेज करना है कि सभी लोगों का सामूहिक हित, मतलब कि एक इंडिविजुअल अलग अलग नहीं, समाज के सभी लोगों का उसमें हित जो है सुनिश्चित हो। तो वो कैसे होगा? वो निजीकरण में तो होगा नहीं, निजीकरण में तो हो नहीं सकता। निजीकरण में तो जो मालिक होगा सारी प्रॉफिट उसके पास जाएगी, तो बाकी लोग तो बदहाली में जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो आर्टिकल 49 वो 39 का जो क्लॉज बी है, वो सीधा मैसेज दे रहा है कि भारत के समस्त संसाधनों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए, तभी सबका सुनिश्चित होगा। उसका तीसरा पॉइंट है, अर्थव्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। कहने का मतलब है जो हमारी इकोनॉमी है भारत की, वो इस ढंग से उसके जो उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन का साधन क्या है? जैसे खेती है, खेती में जो उत्पादन के साधन है कि उत्पादन में लगने वाला जितने भी वो खेती करने वाले जो यंत्र हैं, वो सारे के सारे, और जिसे कहते हैं कि और जो उद्योग हैं उनका जो भी कुछ है, जिस प्रक्रिया के द्वारा उत्पादन किया जाता है, वो सारे के सारे किसके होने चाहिए? इस ढंग से वो मैनेज होने चाहिए कि भारत की जनता के लिए वो अहितकारी न हो, हितकारी हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि सारे उद्योगों का और सारी खेती का
खेती को मैनेज कौन करेगा? सरकार करेगी, न कि कोई सेठ करेगा। अब ऐसा होगा तो क्या जिसको हम बैकवर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिसमें SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन जो आते हैं, क्या वो वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। चौथा पॉइंट है पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। इस संविधान ने ही तय किया। इससे पहले क्या होता था, वुमेन्स को काम का जो वेतन मिलता था वो पुरुषों से कम मिलता था, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि नहीं, समान काम का समान होगा, वो अलग अलग नहीं हो सकता। वो फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। आगे है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और उनकी शक्ति और बच्चों के सुकुमार अवस्था और दुरुपयोग न हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आय और शक्ति के अनुकूल ना हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं वो जो कर्मकार के रूप में हैं, मतलब है कि जो वर्किंग फोर्स है, जो श्रमजीवी जिसको कहते हैं, जैसे जीवी शब्द लोग मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे, तो जीवी शब्द मुझे लगता है अधूरा है। दो ही तरह के लोग हो सकते हैं, परजीवी और श्रमजीवी। एक वो लोग हैं जो श्रम करके ही खाते हैं, एक जो वो लोग हैं जो दूसरे के श्रम को से खाते हैं, खुद मेहनत नहीं करते। तो इसमें जो पूरे के पूरे जो लोग हैं जो दूसरे के श्रम पर जीवित हैं, इसका मतलब है कि जो श्रमजीवी है उसको डबल काम करना पड़ रहा है, एक अपने हिस्से का और दूसरा जो बैठ के खा रहा है उसके हिस्से का, है ना। तो उसमें कह रहा है कि बच्चों की उनकी जो कहते हैं कि उनकी एक तो जो वर्किंग फोर्स है, जो वर्किंग पीपुल्स है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके स्वास्थ्य की बात कर रहा है और उनकी जो फिजिकल और मेंटल पावर की बात कर रहा है। और बच्चों की जो मतलब जो चिल्ड्रंस हैं, उनकी जो सिचुएशन है उसका दुरुपयोग न हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर के। जैसे क्या करते हैं, अभी क्या देख रहे हैं लोगों को कि पेरेंट्स को काम नहीं है, अभिभावकों को काम नहीं है, जबकि संविधान ही कह रहा है कि सरकार का काम है लोगों को काम देना। कहने का मतलब जो जनप्रतिनिधि जिनको हम चुन के भेजते हैं उनका काम है लोगों को काम देना, और वो काम नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बच्चे काम पे जा रहे हैं। और क्यों जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनको घर चलाना है और उनकी जो उम्र है अभी काम करने की नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति 18 साल का नहीं हो जाता है उसको काम नहीं करना है, नहीं तो वो चाइल्ड लेबर हो जाएगा। उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में प्रावधान है कि वो नहीं करना है। मगर जिनको हम चुन के भेजते हैं उनको तो फिक्र नहीं है। जैसे घर में जो गार्जियन होते हैं वो अपने बच्चों की केयर करते हैं, वो उनका ड्यूटी है ना। तो ऐसे ही हमारा जो देश के जो प्रतिनिधि हैं, जिनको हम चुनते हैं, हम जनता चुनती है, तो उसको हमें नेता नहीं कहना चाहिए। नेता शब्द उनके लिए फिट नहीं है। वो है जनप्रतिनिधि, हम है जनता। जनता 135 करोड़ जनता है, उसमें से जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं वो वोट करते हैं और वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो प्रतिनिधि को क्यों चुनते हैं कि अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए। और कल्याण कैसे होगा उसका संविधान में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि संविधान का पालन करना है, सारे जनप्रतिनिधियों को संविधान का पालन करना है और जनता को पालन करने के लिए मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है। तो और आगे एक पॉइंट है जो बाद में जो जोड़ा गया है, बच्चों को स्वतंत्र और गर्मामयी वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं।
और बच्चों को अल्प व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक और त्याग से रक्षा की जाए। कहने का मतलब है कि जो बच्चे हैं वो तो देश का भविष्य है ना। वो जब तक 18 साल का नहीं हो जाता है उसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? उनकी है, स्टेट की है, सरकार की है। सरकार का मतलब जिनको हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं उनकी जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि दुनिया भर के बच्चे रोड किनारे भीख मांग रहे हैं। कोई कार का शीशा साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई होटल पर काम कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, वो सब कुछ दिख रहा है। 70-71 वर्ष हो गए देश में, संविधान लागू हो गया, संविधान की शपथ भी ले रहे हैं और संविधान का पालन भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम भारत के लोग को मालूम नहीं है संविधान में क्या लिखा है, और नेताओं को नहीं मालूम है मैक्सिमम, और जिनको मालूम है वो सातिर हैं, वो बता नहीं रहे। तो संविधान को जितना जितना संविधान समाज के बीच में जाएगा उतना उतना जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक होगी, और जागरूक का नतीजा होगा कि एक दिन सारी पॉलिटिकल पार्टियों को संविधान संविधान चिल्लाना पड़ेगा, तब ये बात बन सकती है। तो मैं इसको इतना ही यही समझाऊं, तो मैं यही फिर बात बेहतरीन। धन्यवाद। जय। आज ही के दिन 17 अक्टूबर 2009 को शोषितों वन से मिलती है, और जब हमें बोलने का मौका मिलता है तो हमें लगता है कि नहीं, हमें अपने साहित्य को पढ़ने का मौका मिलता है, हमें अपने समाज के जो हमारे लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए कुर्बानी की है उनको जानने का, उनको पढ़ने का और उनको सुनने का मौका मिलता है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं बोधिसत्व मानवर सोनेलाल पटेल जी को सत नमन करती हूँ, और इस मंच पे उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को जय भारत, जय संविधान। अभी मैं मातृशक्ति हमारी माता जी शीला मैम का सुना हमने। उन्होंने मतलब इस अवस्था में भी हो करके, और जो भी उनका जुझारूपन जो जीवन रहा समाज के लिए, उन्होंने कम समय दिया, और हमारे लिए उनका ये कम समय भी बहुत ज्यादा है। और हम उनकी हम उनके द्वारा बताए गए जो भी वाक्य हैं, उनके एक एक वाक्य से समझ में आता था कि वो कैसा समय था और उन्होंने किस दौर से गुजरे हैं। वो दौर कैसा था जब ये हमारे महान लोग इस समाज के उत्थान के लिए काम पे जुटे हुए थे। और मैंने जो मैंने पूरी बात सुनी रामबली सर की, तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं मानवर सोनेलाल पटेल जी से कभी भी मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो एक ये है कि जब फैलाव हुआ तो मध्य प्रदेश में जो रीवा मध्य प्रदेश के पहले एमपी ओबीसी हमारे पिछड़ा वर्ग से जो पहले एमपी बने थे मानवर भीम सिंह पटेल जी, उन्होंने भी मानवर जी के उनका कार्य था, जब उन्होंने बसपा को छोड़ा था, उसको छोड़ने के बाद जब उन्होंने अपना दल का गठन किया था, तब भीम सिंह पटेल जी भी उनके साथ में आए और उन्होंने भी बसपा से अपना त्याग दे करके उन्होंने अपना दल ज्वाइन किया। उसी बीच में एक त्योथर जो भी ब्लॉक है रीवा विधानसभा का, वहां पर एक मूल निवासी राम गोपाल सिंह जी हैं, उनसे मेरी बात हुई, क्योंकि मुझे बताने में ये बहुत हर्ष होगा कि वो मेरे पिताजी हैं। और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि उस दौर में मैं उस समय उपस्थित नहीं थी अपने घर में, लेकिन मुझे जान के खुशी हुई कि इतने महान पुरुष
पुरुष जिनके बारे में मैं बोलना चाह रही हूँ, उन्होंने हमारे घर पे अपने कदम रखे। और वो पहली बार नहीं था, जब भी उस उधर विधानसभा क्षेत्र में जब उनका कोई भी प्रोग्राम सेट होता था तो 2 या 3 बार उनका घर पे रुकना हुआ, विजिट हुई। तो उनके द्वारा मुझे ये जानकारी मिली कि एक इतना अच्छे सरल स्वभाव के इंसान और मानवतावादी इंसान जो जिनका पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष में पूरा बिता दिया, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से वो अपनी बातों को रखते थे और जो उनके सामने होते थे उनको उन्होंने कितना सम्मान देना होता था। मतलब उनको कभी ये, जैसा कि रामबली सर ने बोला कि उन्होंने कभी अकेले, मतलब उनको अपनी पोस्ट पे की कोई ऐसा ये नहीं था, गुरूर नहीं था कि नहीं मैं अध्यक्ष हूँ, उस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, या जो कुर्मी क्षत्रिय महासभा है उसका अध्यक्ष हूँ तो मुझे अलग से ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऐसा महोदय के व्यक्तित्व में नहीं था। उन्होंने चाहे उनके आसपास के लोग हों, चाहे घर के लोग हों, चाहे उनके कार्यकर्ता हों, सबको उन्होंने समान ढंग से समान जो आत्मीयता है उसके साथ उन्होंने व्यवहार किया। बताना चाहूंगी कि जो भी अभी मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो अब जान करके मैंने जब सुबह बात करी पिताजी से तो उन्होंने बताया कि जो अपना दल का कंसेप्ट था वो अपना दल का कंसेप्ट ऐसे ही नहीं था, बहुत सोच समझ बता दिया है। इसी कड़ी में ये भी बताना चाहूंगी कि बिताए हैं उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और उसके साथ ये भी बताना चाहूंगी कि जो मानवतावादी जो उनका सिद्धांत था, मुझे शायद ये कहने में बहुत ज्यादा हर्ष होगा कि भारत की इस सरजमी पे जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था तब उन्होंने यही कहा था कि जो ये विषमतावादी धर्म है, हिंदू धर्म है, मैं इस धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, और मैं इस धर्म को, ऐसे धर्म को जहाँ पर इतनी ज्यादा विषमताएं हैं, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, मानवता का कोई सिद्धांत नहीं है, मैं उस धर्म को लात मारता हूँ और मैं एक मानवतावादी, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले जो धर्म है बौद्ध धर्म की मैं दीक्षा लूंगा, और मैं हिंदू धर्म का होकर के मरना नहीं चाहता। तो यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि उनके बाद शायद सोनेलाल पटेल जी ही थे कि जिनके अंदर समाज को जो वर्ण व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की जो इतनी स्ट्रॉन्ग उनके अंदर इच्छा शक्ति थी कि नहीं उनको बदलना था, उनको अपने समाज के लोगों को बताना था कि नहीं, इस समाज में जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप खुद एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे, तब तक इस समाज को बदल नहीं सकते। और उन्होंने वही किया, और उन्होंने नागपुर में जाकर के नहीं, उन्होंने उस अयोध्या में सरयू जो जगह है, सर ने बताया अभी कि वहां पर जाकर के लाखों जो उनके ये थे, कार्यकर्ता थे, किसान थे, कमेरे थे, जो भी लोग थे, उनकी उपस्थिति में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने एक मानवतावादी धर्म को स्वीकार किया। तो सहज ही इतना आसान नहीं है, और इतना सारी डिग्रियां थी उनके पास, डॉक्टरेट की डिग्री थी, कई सारी डिग्रियां थी, और जैसा ये भी है कि उन्होंने लेफ्टिनेंट पद को भी उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन जो सामाजिक सरोकार था, समाज के उत्थान की तो उनके अंदर भावना थी, वो कहीं ना कहीं उनको हमेशा झकझोरती रहती थी कि नहीं, मेरा जो जीवन है वो एक नौकरी के लिए नहीं है, मैं इस समाज के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं इस समाज के लिए ही मरूंगा और इस समाज के लिए ही अपना जीवन न्यौछावर करूंगा। और वो उन्होंने किया। सर ने बताया जब इलाहाबाद में जब नामांकन का ये था प्रोग्राम था, उस दौर में बीजेपी की ही सरकार थी, मुरली मनोहर जोशी का वहां पर ये था, तो उस टाइम पे भी ये इनकी जो शैतान लोग हैं, जो मनुवादी हैं, उनको तो हम शैतान ही बोलते हैं, तो जो इन शैतान लोगों की जो शैतानी थी, तो उन्होंने पहले तो जो एक जगह डिसाइडेड थी उस जगह को उन्होंने देने से मना कर दिया। जब प्रोग्राम दूसरी जगह पे, दूसरे स्थान पे शेड्यूल हुआ, तो वहां पर भी इन्होंने, क्योंकि उन्हीं का शासन, उन्हीं का प्रशासन सदियों से चलता आ रहा है कि सब कुछ अगर उनके हाथ में है तो आपको इतनी आसानी से ये लोग जो शैतान है, जो मनोवादी लोग, सांस भी नहीं लेने देंगे। उन्होंने लाठीचार्ज करवा दी
उन्होंने लाठीचार्ज करवाया और उस लाठीचार्ज में भी सोनेलाल पटेल जी भी बहुत ज्यादा घायल हुए। उनके हाथों पैरों में भी बहुत चोट आई, लेकिन एक जज्बा होता है समाज के लिए कुछ कर गुजरने का, इस समाज को अपने जीवन का एक एक जो कतरा है उसको न्यौछावर कर देने का। साहब को ये पता था कि ये जो मुझे मिला है इस समाज में बहुत सारे जो हमारे पुरखे हुए हैं उनके खून पसीने का, उनके जीवन का जो न्यौछावर उन्होंने किया है, उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो उनके अंदर जो सोसाइटी पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट था वो एक उनके रग रग में था, और उन्होंने इस घटना के बाद भी हमारे लोगों को बता दिया कि नहीं, मैं सरेंडर करने वाला नहीं हूँ। उन शैतानों को बता दिया, उन मनुवादियों को बता दिया कि नहीं, मैं सरेंडर करने वाला, कमजोर नहीं कर सकते। कहते हैं आप इंसान को मार सकते हैं, उसके विचारों को नहीं मार सकते। वही आज अगर हम इस मंच पे आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनकी जीवनी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, तो ये उसी चीज का नतीजा है कि नहीं, हमें अपने समाज को बताना होगा कि नहीं, हमारे समाज में माननीय सोनेलाल पटेल जी जैसे जिन्होंने उनका कहना था कि अगर ये जो समाज है 85% समाज जो है कमेरों का है, किसानों का है, तो जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, उनको जो जीवन का जो जीवन जीने का जो उनका एक स्टैंडर्ड है वो उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ये 10% के लोग हैं ये हमारे 90% 85% लोगों की जो मेहनत की कमाई है उनका क्रेडिट भी खुद लें और उनका खून भी वही लोग पिए। इस चीज के लिए जैसा अभी रामबली सर ने बताया कि उनका इतना टाइट शेड्यूल होता था कि एक दिन में उनका 15-15 10-10 उनके प्रोग्राम हुआ करते थे। हर कोई नहीं कर सकता सर। आज हम मंच पर उनके बारे में बोल रहे हैं, एक वर्चुअल मीटिंग में हम जुड़ रहे हैं। हो सकता है कि ये हर किसी के जज्बे में नहीं होता कि हम अपने समाज को जगाने के लिए एक एक दिन में इतना अपना पूरा 24 आवर कह सकते हैं, क्योंकि वो इंसान जो पूरी तरह से समर्पित हो वो मुझे नहीं लगता कि वो 12 घंटे अपने लिए सोने और अपने दैनिक कृत्य के लिए निकालता होगा। तो उनके जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि नहीं, आप कहीं पर भी रहें, ठीक है, अपना परिवार भी चलाना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें अपना जो समाज है, जहाँ से हम आए हैं, जिस समाज ने हमें यहाँ पर लाया है, उस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना है। अब सीखा अपने जीवन में, और जो उन्होंने उदाहरण दिया तो वो खुद का उदाहरण था। मुझे ये भी कहने में बहुत गर्व होता है कि हम बातें, हमें बोलना अच्छा लगता है चाहे कोई महापुरुष है तो, लेकिन उनकी बातों को जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक इस समाज में जो व्यवस्था परिवर्तन है वो नहीं होगा। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें सबसे पहले जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनको पढ़ना है, उनके बारे में जानना है और उनको आत्मसात करना है। जब आप खुद आत्मसात करेंगे तो जो आपके आसपास वाले लोग हैं वो आपको उदाहरण मानेंगे और तब वो कुछ परिवर्तन की तरफ झुकेंगे। अगर हम इसी तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, एक लोग भी अगर हमारी बात समझेगा, क्योंकि समाज इतना ज्यादा मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित हो गया है, जैसा सर ने बताया कि उनकी इतना अटूट मेहनत करने के बाद भी उन्होंने एक भी चुनाव नहीं जीता। ये उनका फॉल्ट नहीं था। उनको पता था कि हमारा समाज अभी इतना ज्यादा जागरूक नहीं है। वही समाज के लोग पूरे टाइम ये बोलते थे कि मानवर जी का वो साहब का है, क्योंकि वो जागरूक नहीं है। और कुछ लोग जो जागरूक जिनको होना चाहिए वो भी जागरूक होना नहीं चाहते हैं। शिक्षित समाज की बात कर रही हूँ, जो लोग हर चीज का फायदा उठा करके, चाहे संविधान है उसका फायदा उठा करके अच्छी पोस्ट में है आज की डेट में भी, वो अपने समाज के लिए जो भी उनको पे बैक करना है वो भूल जाते हैं। बहुत समय ना लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करूंगी और मैं आज बौद्धिक तत्व समाज के लोगों के बीच रखने का काम कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। इसी के साथ